क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं ये महाराष्ट्र का बहुत गंभीर विषय है और मुद्दा भी है। इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो छत्रपति क्रांति सेना के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज महाले सर है और साथ ही साथ संभाजी ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं प्रमोद शिंदे सर। संभाजी ब्रिगेड के महाराष्ट्र से अध्यक्ष है। सही है सर? शिंदे सर। मी सचिव आहे, मी सेक्रेटरी आहे. हा, अच्छा मुंबईचा सचिव, मैं मुंबई का सचिव हूँ जी, मुंबई के सचिव और प्रवक्ता सेक्रेटरी है, प्रवक्ता प्रवक्ता भी है। तो ये प्रवक्ता. दो लोग हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि कल जो महाराष्ट्र में घटना घटित हुई, प्रवीण दादा गायकवाड़ जो संभाजी ब्रिगेड के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके साथ मतलब शाही उनके मुंह पर फेंक कर जो एक मैसेज दिया गया, आप जिन संगठनों में काम करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने फिर मीडिया के सामने आकर जो स्टेटमेंट दिया कि ये आरएसएस से किया हुआ षड्यंत्र है जिसके तहत बामसेप और संभाजी ब्रिगेड को ख़त्म करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो हम सबसे पहले संभाजी ब्रिगेड के मुंबई के जो सेक्रेटरी है प्रमोद शिंदे सर, इनसे जानना चाहते हैं कि ये पूरा क्या मामला है और किस वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल जो घटना घटी है जी कल कोर्ट में, उसका हम सभी लोग हम उसके खिलाफ हैं. जी सबसे पहले प्रवीण दादा गायकवाड़ एक विचार है. प्रवीण दादा गायकवाड़ कोई व्यक्ति नहीं है. जी हम जैसे नौजवान उनके पास देखकर ही इस मूवमेंट में आए हैं. जी मुझे याद है कि प्रवीण दादा गायकवाड़ ने ही मुझे इस संभाजी ब्रिगेड में लाया है 2009 में. तो जी उनको देखकर ही हम बड़े हुए हैं. तो कल की जो घटना घटी है वो घटना पूर्व नियोजित घटना थी पूरी तरह से. जी अगर आप देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कल की घटना घटती है यहाँ पर और तुरंत चैनल पर दिखाया जाता है. और चैनल वाले भी न्यूज क्या चलाते हैं, जैसे पेड चैनल जैसी न्यूज होती है ना, वैसे कि शिवप्रेमींचा हल्ला, जी शिवप्रेमियों ने हल्ला किया. ये कौन से शिवप्रेमी हो गए? जी मतलब ये पूर्व नियोजित था, पूरा ब्रीफ किया गया था उनको, इस तरह से उनको किया गया है. और दूसरी बात यह है कि जिसने ये हल्ला किया है वो जी भारतीय युवा मोर्चा का वो अध्यक्ष है उधर का. हम्म और वो दीपक काटे नाम का बंदा, उसके ऊपर ऑलरेडी एक मर्डर केस है. जी 7 साल वो मर्डर केस में अंदर जा चुका है. जी ये एक है. पिछले महीने जनवरी में ही उसके पास हाथ में उसके उसके पास एक बंदूक मिली पुणे एयरपोर्ट पर और लगभग 28 उसके पास बुलेट्स मिली थी उसके पास. जी फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई. अभी आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो उसको बावन कुले जी के साथ उसके बहुत सारे फोटो हैं. जी और ये सभी घटनाएं यही बताती है कि ये पूर्व नियोजित है. और हम भी यही जानते चाहते हैं कि ये पूरी तरह से जो प्लान करके किया गया है उसका पर्दाफाश हो. और संभाजी ब्रिगेड ऐसा कभी ये नहीं कि अब अभी हमारे पर मुंह के ऊपर काले पोट लिया है तो हम लोग सॉरी बोल के अभी हम करेंगे नहीं. संभाजी ब्रिगेड को उसको जवाब देने आता है. जी संभाजी ब्रिगेड ने आज तक हर चीज को आगे रहकर किया है. पहली बार संभाजी ब्रिगेड को किसी ने पीछे रहकर की है. लेकिन हम सहन नहीं करेंगे. अगर आप कल आज तक का जितना भी टाइम पर हो गए या फिर सोशल मीडिया पर देखो, महाराष्ट्र का हर मीटिंग चालू है. जी में संगठना, हर छोटी मोटी संगठना साथ में आकर काम कर रही है और आकर बात कर रही है. एक मौका है. जैसे कि प्रवीण दादा ने कल कहा कि शेवटची शुरुआत है. जी शेवटाची सुरुवात मतलब जो आखिर में जो होने वाला है उसकी शुरुआत है. ये एक मैसेज प्रवीण दादा ने दिया है. हम सबको एक मोटिवेशन मिला है इसकी वजह से. जी जी सर, हम देखते हैं कि पहले ज्ञानेश महाराव, फिर यानी इंद्रजीत सावंत हो गए, या फिर अभी प्रवीण दादा हो गए। तो ये हमले जो है लगातार बढ़ रहे हैं सर। मनोज महाले सर, ये जो हमले हैं
ये मतलब जो इतिहासकार है उनके ऊपर भी हो रहे, जो सही इतिहास समाज के सामने ला रहे उनको हो रहे, या जो बताने का काम कर रहे उनके ऊपर हो रहे। अभी कहर इस बात का है कि जो संगठन चला रहे हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं महाले सर? सर तुमचा माईक 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 ऑन करा सर. हाँ. ये जो आपने दो तीन घटनाओं का हाल ही में जो दो तीन घटनाएं हुई है, जैसे इंद्रजीत सावंत सर का एक वाकया हुआ हाल जी. फिलहाल में, इसके पहले ज्ञानेश महाराज जी का एक वाकया हुआ, और कल जी. प्रवीण दादा की ये जो घटना अक्कलकोट में हुई। तो ये मेरा सोचने का, मेरा देखने का तरीका ये है कि ये सब आरएसएस बीजेपी टेस्टिंग कर रही है कि हम लोग जो मूवमेंट में काम कर रहे हैं वो लोग इस सारी प्रक्रिया में कहाँ तक पहुंचे, जी. क्या हम उनको उनकी ही भाषा में जवाब दे पाते हैं या नहीं, ये टेस्टिंग है। जी. और कल की जो घटना है उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए आज प्रवीण दादा ने भी खुद कहा है कि आरएसएस ने ये प्लान बना के, आरएसएस संभाजी ब्रिगेड, बामसेप, मराठा सेवा संघ जो संगठनाई है, जिनकी वजह से महाराष्ट्र में पिछले 20-25 साल में बहुत बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में मराठा और बहुजन समाज में जागृति का काम हुआ है, इन संगठनों को और इनके नेताओं को टारगेट करने का प्लान जो है वो आरएसएस के कोर कमेटी की मीटिंग में हुआ है। ये प्रवीण दादा ने आज का स्टेटमेंट, प्रवीण दादा का आपने सुना रहे थे। जी. तो ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि पुरोगामी मूवमेंट जो है, जिसे हम कहते हैं, ये पुरोगामी मूवमेंट कहाँ तक पहुंची है, ये कहाँ तक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कहाँ तक ये लोग जा सकते हैं, ये टेस्टिंग है। और कल का जो हमला प्रवीण दादा पे किया गया है, ये केवल मात्र निषेध करने का तरीका नहीं था वो लोगों का, ये जानलेवा हमला था। जी. जैसे कि हम लोगों ने वीडियोस देखे, जी. जी. ये केवल निषेध करने के लिए हम लोगों ने भी इससे पहले इस तरीके से बाबा पुरंदरे को भी हमारे कार्यकर्ता ने शाही लगाई थी। तो इसका ये मतलब नहीं था कि बाबा पुरंदरे को हम लोगों को मारना था, जी. बट कल की जो घटना थी ये पूरी तरह से कालिक प्रवीण दादा के मुंह पे पोती गई। उसके साथ साथ आज के कुछ स्टेटमेंट, आपने विधान भवन की चर्चा सुनी होगी, कुछ आमदारों ने आज कुछ स्टेटमेंट किए कि जब प्रवीण दादा पे ये हमला हुआ उस टाइम पे जिन लोगों ने, खास करके दीपक काटे करके जो जी. भारतीय युवा मोर्चा का महासचिव है, जी. उसने जो हमला किया उस टाइम पे उसके पास गन थी, जी. पिस्तौल थी। इस तरीके से ये काफी खतरनाक वाला अटैक था। ये केवल निषेध करने का उन लोगों का तरीका नहीं था, ये जानलेवा हमला था। संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने उस सिचुएशन को उस टाइम पे संभाला, इसलिए कुछ ज्यादा नुकसान हम लोगों का या मूवमेंट का नहीं हुआ। जी. इस सर, तरीके से इसको देखता हूँ। सर हम देख रहे हैं कि जो जो जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें, मतलब भीमा कोरेगांव की जो दंगल हुई उसमें भी पाया गया कि फडणवीस जो है तब पद पर थे। अभी भी जो घटना हुई है उस वक्त भी फडणवीस जी मुख्यमंत्री है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार, मतलब कार्यकर्ता भी उन्हीं का है। बीजेपी युवा आघाड़ी के वो मतलब पद पर है, और उनके कई सारे फोटो जैसे आपने बताया और सोशल मीडिया पे भी घूम रहे कि उनके सारे फोटो जो है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ है। क्या बोलते, जब जब कोई कार्यक्रम है तब है, उनके गले में बीजेपी का दुपट्टा है। तो ये सारी चीजें किस तरफ उंगली निर्देश कर रही है शिंदे सर? मैं, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं एक बात हर बार मेरे भाषणों में भी कहता हूँ। आप देखिए, जी. 2014 से जब भी देवेंद्र फडणवीस अगर उप मुख्यमंत्री भी रहे या फिर मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने गृह मंत्री पद खुद के पास ही रखा है। जी. पिछले लगभग इतने सालों से, 9 सालों से मुझे लगता है ये है, ये खुद के पास ही गृह मंत्री पद रखा है। उन्होंने पुलिस यंत्रणा खुद के हाथ में रखी है, और जितने भी गुनहगारी देखी उसी सालों में बढ़ चुकी है। आपने एक ही बताया, तो मैं हर एक बात बताता हूँ, जितनी भी घटनाएं घड़ी हो। इवन फडणवीस जी आते आते ही उसने मुंबई में एक लगा दिया कि आप 5 से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते रास्ते के ऊपर। ये बहुत है, आपको लगता है कि मुंबई में नहीं है, मुंबई में है ये।
मुंबई में हम लोग कोई भी चीज करने जाते हैं तो आज हम लोग को परमिशन लेनी पड़ती है। रास्ते पर साथ आने के लिए भी परमिशन ली जाती है। पुलिस यंत्रणा हमें करने नहीं देती। गृह मंत्री करके जो है देवेंद्र फडणवीस जो है, वो उसने पूरी पुलिस यंत्रणा खुद के हाथ में रखी है। आपने कहा भीमा कोरेगांव का भी वो एक प्लान षड्यंत्र था। वो करके हमने क्या किया, उसके बाद हमारे ही नौजवान, हमारे ही पुरोगामी नेता अंदर गए ना, अब तक अंदर है आज हुआ। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हो रही है। आज आपने अभी कहा था टेस्टिंग किस तरह से चल रही है, ये फिर इंद्रजीत सावंत का हो, फिर ज्ञानेश महाराव के साथ हम खुद थे उस वक्त, हमने खुद देखा कि प्लान करके किया जा रहा है। और सबसे पहले हमारे नेताओं के हल्ले करके हमें डरा जा रहा है। ध्यान में रखिए, ये क्या नेताओं पर क्या हो गए ना, हमें डराया जा रहा है। ये खुद एक्सपीरियंस हो रही है। आते हैं आपके तरफ। मेरे महाले साथ सर जी, महाले सर, एक पोस्ट सोशल मीडिया पर और घूम रही है, खास करके बामसेब के माध्यम से जो है वो घूम रही थी। उसमें लिखा था कि जो प्रवीण दादा गायकवाड़ जो है वो जो कह रहे हैं उसका अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कहा गया था कि मेश्राम साहब का मॉरल डाउन नहीं हो सकता। अगर उनको उनका मानसिक संतुलन अगर गिराना चाहते हो तो उनके कार्यकर्ताओं का गिराना पड़ेगा। ये भी पोस्ट अभी जो है बहुत तेजी से, और डॉक्टर चक्रधर है जिन्होंने पहली पोस्ट की थी, उसके बाद बहुत सारी रीपोस्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो टारगेट में जो है अभी कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा संगठक लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो रणनीति बना रहे। क्या क्या मतलब आप बताने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बात है कि जैसे ये पोस्ट के बारे में भी मैं आता हूँ, और जैसे कल का प्रवीण दादा का भी किस्सा हुआ है, तो इन लोगों ने अभी जो शीर्ष नेतृत्व है, संभाजी ब्रिगेड का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में प्रवीण दादा है, और वामसेब का शीर्ष नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो ये जो शीर्ष नेतृत्व है, इनको टारगेट करके इनका मोरल डाउन करने की कोशिश या फिर ये टेस्ट वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये लोग जो है, इन लोगों ने महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में हजारों लाखों प्रवीण दादा गायकवाड़ और हजारों लाखों वामन मेश्राम तैयार किए हुए लोग हैं। तो इतनी आसानी से इनका मोरल डाउन होने वाला है नहीं, और इतनी आसान ये लड़ाई उनके लिए भी होने वाली नहीं है। जैसे कल प्रवीण दादा ने क्लियर कट कहा है कि ये उनके अंत की शुरुआत उन्होंने खुद कर दी है। एक मैं तो कह रहा हूँ कि गलत जगह पे उन लोगों ने हाथ डाल दिया है। नाक के बिल में प्रवीण दादा ने नाक बज्जी है, नाक के बिल में हाथ डाल दिया है, तो परिणाम तो भुगतने होंगे जी। और आने वाले समय में सही समय पे इसका जवाब दिया जाएगा, आप देखोगे जी। आप बोल रहे हैं कि परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। तो क्या संभाजी ब्रिगेड से क्या तैयारी शुरू है सर, शिंदे सर? ये बहुत अच्छा, मुझे यही बात सोच दिमाग में चल रही थी। आप अगर देखोगे ना, पिछले 2016 के बाद ना संभाजी ब्रिगेड भी बिखरी हुई थी जी। एक साहब जी और ये प्रवीण दादा भी अलग थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज दादा आखड़े भी अलग थे, ये बहुत बिखरा हुआ था। लेकिन ये चीज उन्हें साथ में लाई है जी। आपने देखा होगा कि कल जैसे ही हल्ला हो गया इसके ऊपर, प्रवीण दादा जी के ऊपर हल्ला हो गया, सबसे पहला स्टेटमेंट मनोज दादा आखड़े का आया जी जी। सबसे पहला स्टेटमेंट मनोज दादा आखड़े ने किया, उसके बाद सौरभ दादा खेड़ेकर ने किया। ये सब ये साथ में लाया उन्हें। ये मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ, कुछ तो लाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये दोनों साथ में आए हैं। आज खेड़ेकर साहब ने प्लान करके पूरी तरह से एक साथ में सभी संगठनों को, संभाजी ब्रिगेड बिखरे हुए सभी लोगों को साथ में लाया। जितने भी संभाजी ब्रिगेड छोड़कर गए थे ना, उन सभी को साथ में लाकर खेड़ेकर साहब ने आज मीटिंग ली है जी जी। कितनी अच्छी लाइव था ना, और अच्छा मोटिवेशन हमको मिला है। हाँ, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। तो ये पूरा प्लान होगा साथ आया, तो ये तो सबसे पहले मैंने बहुत सर, आपके पता नहीं नेटवर्क ठीक नहीं है, आप ये कहना चाहते, वैसे फिर आपके तरफ से तो मेरी आवाज नहीं आ रही है सर, लटक के, जैसे मानो सर की जो जैसे आवाज आ रही ना क्लियर, वैसी आपकी नहीं आ रही थी। तो आप ये कहना चाहते, आवाज कैसे आ रही है?
अभी अभी कैसे ठीक है, अभी कैसी आवाज आ रही है? ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, क्या मैं फिर से रिपीट करूँ या मैंने क्या कहा है? हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि ये एक अच्छा हुआ। इससे पहले संभाजी ब्रिगेड बिखरी हुई थी, 2016 के बाद संभाजी ब्रिगेड बिखर गई थी। ये एक संगठन हुआ था, एक पक्ष हुआ था और उसमें खेड़ेकर साहब थोड़े से वो भी अलग रहने लगे थे क्योंकि दोनों टूट गए थे, उनके वारसदार टूट गए थे। तो ये एक अच्छा मौका मिला उन्हें। एक ये कल की घटना दोनों को साथ में लेकर आई है। दोनों जी, ने साथ में आकर देखिए प्रवीण दादा पर हल्ला होते ही सबसे पहला स्टेटमेंट मनोज दादा आखड़े का आया, ये छोड़ा नहीं जाएगा, अभी जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट आया। उसके बाद महाराष्ट्र के सारे संभाजी ब्रिगेड के जो अलग अलग लोग थे उन्होंने जिला जिला में मीटिंग ली और सबसे महत्वपूर्ण बात है आज पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी ने सारे संभाजी ब्रिगेड के बिखरे हुए लोगों को साथ में लाया और एक मोटिवेशनल मीटिंग ली। ये बहुत अच्छा हुआ है, संभाजी ब्रिगेड के सभी साथी साथ में आए हैं। अभी ये जी, पीछे नहीं हटेंगे, अभी ये जी, पीछे नहीं हटेंगे। साथ में वामन विश्राम जी भी है, जैसे आपने कहा जी। वामन विश्राम जी और प्रवीण दादा को साथ में हमने स्टेज पर कई बार देखा है। तो ये सभी साथ में आकर ये पुरोगामी संगठन जो है हमारा शिवराय फुले अम्बेडकर का जो मूवमेंट है वो और बढ़ेगा, इससे इस घटना से और बढ़ेगा। तो मैं इतना ये कहना कहना चाहती हूँ सर कि आपने थैंक यू बोलना चाहिए फिर बीजेपी को कि हम ऐसे मतलब एक साथ नहीं आ रहे थे। देखो उन्होंने जो क्रिया की, प्रतिक्रिया में हम लोग एक साथ आए, तो आपने धन्यवाद देना चाहिए कि कुछ गलत के पीछे बहुजन समाज का जो है वो ठीक हो रहा है। तो ठीक है, कुछ मतलब सहना तो पड़ रहा है, पर ये अच्छी बात है कि बहुजन संगठन जो है वो आज पूरे एक साथ आए, लाइव किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, एक साथ रहने का वादा किया। मतलब ये बहुजन समाज की अच्छी बात जो है वो आज देखने को मिली। सर हम लोग देखते हैं कि अभी तक जिनसे हमको उम्मीद है, जैसे शिवसेना का नाम लगाकर मतलब कुछ लोग पार्टियां चला रहे हैं, या फिर शिवाजी महाराज का मतलब यात्रा निकाल के शिवाजी महाराज पे वोट मांगने वाले लोग हैं, उनके तरफ से अभी तक महाले सर प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, ये तो उनसे ही बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा शिंदे सर की बात को कंटिन्यू करते हुए कि बहुजन समाज का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इस घटना की वजह से और तेजी से एक होने का उसका काम चालू हो गया है। और आने वाले समय में जैसे पिछले 20 साल पहले जिस तरीके से ये मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग सेट किया था इस मूवमेंट ने, उसी तरीके से आने वाले समय में ये मूवमेंट जो है और मजबूत होगी। और जैसे आपने कहा कि इसके लिए हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, तो मैं अभी छत्रपति क्रांति सेना की ओर से तो मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ उनका। और उनकी वजह से हम लोग एक होने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उनका सत्कार भी जो है वो किया जाएगा जी। आने वाले समय में। अब मतलब और सत्कार उन्होंने का जैसे बड़ा सत्कार किया बड़ा उससे अलग कई सा कई साउंड लग रहा है, अलग सा साउंड लग मेरा रहा है सत्कार सत्कार। ये मैं मैं संभाजी ब्रिगेड का धुले जिले का माजी सचिव हूँ और मैं सबसे पहला कार्यकर्ता संभाजी ब्रिगेड का ही हूँ। तो ये सत्कार वित्कार जो है हमारे ये बहुत कॉमन चीज है, इन्होंने अभी जी, स्टार्ट किया है, खत्म हम लोग करेंगे। जी। शिंदे सर, हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ज़्यादातर प्रवीण दादा रहे या फिर संभाजी ब्रिगेड रहे, बहुत अपेक्षा से शरद पवार जी के तरफ देखते थे। जब भी राजनीतिक सपोर्ट करना हो तो उन्होंने सबसे ज़्यादा शरद पवार जी के पार्टी को उनको सपोर्ट किया है। लेकिन हम उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं सर। उनकी प्रतिक्रिया पर तो आनी चाहिए, लेकिन अभी मैंने जितना भी सोशल मीडिया पर पढ़ा है, देखा है, उसमें अमोल मिटकरी जो है राष्ट्रवादी के, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस के वडेट्टीवार ने भी आवाज उठाई है और शरद पवार जी ने फोन करके प्रवीण दादा को काळजी घे, स्वतःची काळजी घे, काही असेल तर मला कळव, असा एक फोन किया है। ये बातें आई है, लेकिन आपका सवाल जो है उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा जी, क्योंकि शरद पवार ऑलरेडी डरा हुआ, बोलते हैं ना वैसा, उसका अभी क्या बोलते हैं, उसका बकरा हो गया है बात का, ऐसा हो गया है वो। शरद पवार जी के बारे में मेरा खुद का भी स्टेट अच्छा नहीं है इसमें सोच विचार, क्योंकि वो बहुजन पुरोगामी संगठन को खत्म करने का बहुत बड़ा जो हाथ है उसमें शरद पवार जी भी है।
और ये मैं मानता हूँ, हम सभी लोग ग्रास रूट के यही मानते हैं कि शरद पवार जी ने हर बार इस्तेमाल करके खत्म करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से बहुजन संगठन बढ़ भी नहीं पा रही थी इतने वर्ष सालों से। यही यानी चीज़ है। मतलब कुल्हाड़ी को जो है वो डंडा अपने ही लोगों का लगा रहे हैं, ऐसा तो कुछ बोलने का, इंडिकेट करने का। यस, 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 यस। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि बहुजन समाज के संगठन को ज्यादातर खत्म करने का काम शरद पवार जी के माध्यम से ही हुआ है, ऐसे शिंदे सर का कहना है। सर आपकी भी उस पर प्रतिक्रिया चाहते हैं, क्योंकि जब ये बात प्रवीण दादाजी ने खुद कही कि मतलब ये षड्यंत्र है बामसेप को भी, क्योंकि संभाजी ब्रिगेड के साथ साथ उन्होंने बामसेप का भी नाम लिया, और उसमें सबसे ज्यादा लोग अगर कोई राजनीतिक पार्टी में गए तो वो शरद पवार जी की पार्टी में ही गए, इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। नहीं देखिए, जैसे शिंदे सर ने भी कहा, और ये महाराष्ट्र में जो भी लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, पुरोगामी मूवमेंट में काम कर रहे हैं, मराठा सेवा संघ में रहने दीजिए या फिर बामसेप में रहने दीजिए, ये बहुत सारे लोगों का खास करके अनुभव है। इस पे एक पहला पोस्ट जो आया था श्रीमंत कोकाटे सर का, उनका भी पोस्ट आपने शायद से पढ़ा होगा, तो उसका भी लाइन ऑफ थिंकिंग यही टाइप का था कि ये लोग जो है, इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करने का हर वक्त प्रयास किया है, इस्तेमाल किया है और साइड बाइट किया है। जैसे बहुत ज्यादा चांसेस थे इस टाइम पे प्रवीण दादा गायकवाड़ को शरद पवार जी मौका देंगे, ऐसा लगा था, हम सबको भी लगा था, बट वो नहीं हो पाया। और वो क्यों नहीं होता है, वो उनकी रणनीति है, शरद पवार जी की अपनी राजनीति है, वो उनके तरीके से सोचते रहेंगे। बट अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा यही है कि बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करके हम लोगों को साइड बाय करने का काम जो है वो शरद पवार ने किया है, और इस मूवमेंट को तोड़ने का भी काम उन्होंने बार बार किया है। इस मूवमेंट को, इस मूवमेंट के लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से उन्होंने तोड़ने का भी काम किया है। तो ये इतिहास है, और ये भी अपने आप में ध्यान में रखने वाली बात है। आने वाले समय में इस पे भी लोग बातें करेंगे, चर्चाएं होंगी, और जैसे आप कह रहे हैं, शिंदे सर कह रहे हैं, उस तरीके से ग्रास रूट पे तो खास करके यही चर्चा है कि इस सब के पीछे जो है शरद पवार जी जो है, उनका हर बार हर तोड़फोड़ में, हर संगठन में, मतलब जो भी पुरोगामी संगठन है उसमें जो भी तोड़फोड़ होती है, उसमें उनका रोल जो है कहीं ना कहीं रहता है। इस तरीके की चर्चा ग्रास रूट पे है। जी। सर हमने देखा है कि जब भी संभाजी ब्रिगेड और भारत मुक्ति मोर्चा, या हम लोग मतलब मदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मराठा सेवा संघ है वैसे बामसेप है, तो इनके जो ऑफशूट विंग है, जो एजिटेशन विंग है, वो संभाजी ब्रिगेड है या भारत मुक्ति मोर्चा है। तो जब ये एक साथ आई है तो महाराष्ट्र ने उसका नज़ारा देख चुके हैं कि रातों रात दादो कोंडदेव का पुतला हटाना पड़ा। इस इतिहास से फडणवीस जी वाकिफ नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया, तो उसके पीछे क्या मतलब उनकी रणनीति हो सकती है? हाँ, पहले शिंदे सर बता देंगे जी। अच्छा। हाँ, इसके पीछे थोड़ा-सा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या है ना कि संभाजी ब्रिगेड टूट गया है, 2 भाग हुए हैं। उसमें से प्रवीण दादा गायकवाड़ आज भी वामसे के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो गुट है, जी। वो वामसेप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जी। वो हाँ, हाँ, वो किसी तरह से वो मराठा समाज को मराठी में बोलतात का नर्चर करने या कुरवरण्याचा प्रयत्न करता है, ठीक है ना? उस चीज़ की वजह से वो वामसेप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो दूसरा संगठन। जी। इसकी वजह से ये पता है, आरएसएस को अंदर की सारी चीज़ें पता होती है। जी। उनको ये भी पता है कि अमोल मिटकरी अभी अलग हो गया है, उसके ऊपर जितने भी हल्ले करो, कुछ करे, कुछ कोई नहीं कुछ करेगा। ये उनको भी पता है। उनको ये भी पता है कि ये संभाजी ब्रिगेड दोनों अलग-अलग हुए हैं। वामसेप के साथ सिर्फ प्रवीण दादा गायकवाड़ है, दूसरा मनोज दादा आखरे जी का वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो मराठा समाज को वो कुरवळण्याचा प्रयत्न करते, वो करने के पीछे पड़े हैं। तो ये उनको पता है। इसकी वजह से ये आंदोलन किया है, इसके ऊपर प्रवीण दादा गायकवाड़ पर आंदोलन करके ये सीधा डायरेक्टली बामसेप के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई है। ऐसा जी। है, जी। इसीलिए। जी। सर हम देखते हैं कि एक तरफ जो है हम लोग
बुद्ध, शिव, फूले, शाहू, अंबेडकर ये विचारधारा को लेके चलने का काम करते, और दूसरी तरफ मनुवाद ने जो व्यवस्था का निर्माण किया, जिन प्रतीकों का निर्माण किया, उसको भी साथ साथ रखना चाहते और इस तरह संगठन चला रहे हैं। तो फिर मतलब क्या हम लोग इसमें अच्छा सा संघर्ष बना सकते हैं या संघर्ष कर सकेंगे? महाले सर। नहीं, देखिए, सबसे पहले जब भी मैं मराठा सेवा संघ में संभाजी ब्रिगेड जब भी टूटा नहीं था, 2004-5 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस जी टाइम पे मैं काम करता था संभाजी ब्रिगेड के साथ। और कुछ प्रतीक जो है जैसे बलिराजा या फिर और प्रतीक जो है, तो उसको उस टाइम की रणनीति ये थी खेडेकर साहब की कि हमें हमारे लोगों को पर्याय देना चाहिए। हम जी लोग केवल ये कह के लोगों को नहीं छोड़ सकते कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये दिवाली नहीं मनानी चाहिए। दिवाली नहीं मनानी चाहिए, क्यों नहीं मनानी चाहिए, तो वो पर्याय भी तो देना पड़ेगा। तो उस टाइम की रणनीति ये थी और उस तरीके से ये सारी चीजें जो उस टाइम पे लाई गई थी सामने। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये पर्याय देने के हिसाब से ये चीजें जो है उस टाइम पे की गई थी। ये मैं एज ए संभाजी ब्रिगेड का माजी सचिव बोल रहा हूँ। आज की भूमिका मेरी अलग हो सकती है, बट उस टाइम पे जो आप बोल रहे हैं कि ये दोनों चीजें साथ में नहीं ला सकती, तो जो पगड़ा मराठा समाज पे खास करके था, तो उसको ऑप्शन देने की जरूरत थी और ऑप्शन इसी तरीके से दिया जा सकता है। इस प्लानिंग को लेके वो सब चीजें जो है वो पास्ट में हुई है। जी सर, शिंदे सर के पास ही आ रही हूँ सर। बाबा साहब भी लेना, और जिस गांधी जी ने पुणे करार के माध्यम से बहुजन समाज के अधिकार से विहीन करने की कोशिश ही नहीं की तो कामयाब भी हुए, तो गांधी को भी लेकर चलना, ऐसा हम लोग मतलब कई बार देखा गया है। तो आप इस पर मतलब अपनी भूमिका रखेंगे? जी मेरी खुद की भूमिका मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने गांधी भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मैंने बाबा साहब भी पढ़ा है। तो मैं खुद गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, जी तो खुद गांधी जी के खिलाफ नहीं हूँ। बाबा साहब तो मेरा बचपन से ही बचपना ही पूरा माटुंगा लेबर कैंप जैसे बस्ती में गया है, दिमाग में ही और दिल में हर जगह बाबा साहब बैठा है मेरे। तो जब गांधी जी पढ़ने गया तो मुझे इतना पता चल गया है कि गांधी जी की भूमिका एक भूमिका अलग हो सकती है, लोकशाही में अलग अलग भूमिकाएं हो सकती है। आज भी मनोज दादा की भूमिका अलग है और प्रवीण दादा की भूमिका अलग है, इसलिए अलग है दोनों। तो इसलिए हम लोग कुछ सालों के बाद दोनों को शत्रु करके नहीं दिखा सकते। उस तरह से मेरी भूमिका है। गांधी जी के विचार अलग हो सकते हैं, बाबा साहब के विचार अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं गांधी जी के खिलाफ भी नहीं जा सकता और बाबा साहब के खिलाफ नहीं, क्योंकि हर दोनों से मेरे पास कुछ सीखने जैसी बहुत सारी चीजें मेरे पास है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ये मैं जानता हूँ, ये मैं बात करना चाहता हूँ। जी मतलब अगर मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और कुछ बूंदे अगर उसमें जहर की डाल देंगे और एक जगह पे पानी है, तो आप क्या कहेंगे सर उसको? मैं समझा नहीं। ये ग्लास है। ग्लास है, उसमें पानी है, तो कुछ ही छींटे, हाँ। मतलब एक ग्लास में पूरा जहर है और एक ग्लास में पानी है, उस पानी में अगर दो चार छींटे जहर के उड़ गए, तो आप ये कहेंगे कि इसमें ज्यादातर पानी है, या फिर ये कहेंगे थोड़ा सा ही जहर है? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये छींटे डालने वाला कौन है, जी पूछूंगा। ये छींटे किसने डाली है जहर की, हमें उसको देखना पड़ेगा। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो छींटे डालना कौन है उसके पास। हमारे पुरुषोत्तम खेड़े के साथ एक बहुत जरूरी बात करते हैं, हर वक्त एक बहुत जरूरी बात हमें सिखाते समय भी उन्होंने कैडर कैंप लेते समय एक बहुत सारी बात की है। कभी भी क्या होता है, हम रास्ते पर कभी किसी कुत्ते को हम लोग पत्थर मारते हैं, बराबर है, तो इसमें दोष किसका है? कुत्ते का, क्या पत्थर मारने वाले इंसान का, या उसको पत्थर मारने के लिए प्रवृत्त करने वाले मेंदू का, ब्रेन का, दिमाग का? तो हमें उस मेंदू के पास, उस दिमाग के पास देखना चाहिए, ना कि किसने पत्थर मारा है वो देखना चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं जी यहाँ पर फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं गांधी जी के खिलाफ जी नहीं जी हूँ। आप आपकी बाबा आपकी साहब के भी विचारों में मैंने गांधी जी पढ़ा है और गांधी जी के विचारों में भी मैंने बाबा साहब पढ़ा है। जी ये मैं बताना चाहूंगा। ठीक है। महालय सर, मतलब आज की जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जन सुरक्षा विधेयक लाया गया,
विधानसभा में वो पारित भी हो गया। उसमें जो अधोरेखित है कड़वे, अब और अभी अभी की घटना है कि वारकरी मतलब जो वारी हुई उसमें अर्बन नक्सलाइट घुसे हैं, फिर प्रवीण दादा की घटना घटती है। तो ये जो कानून लाया गया है, क्या लगता है आपको कि सच में अर्बन नक्सलाइट, अगर इनको नक्सलाइट की मतलब पहचान होती तो ये तो खुद ही आतंकवादी लेकर घूम रहे, पिस्तौल रखने वाले गुंडे, ये सब इनके ही कार्यकर्ता लोग हैं। कभी आपने बहुजन मूवमेंट के जितने भी, चाहे अभी शिंदे जी ने कहा वैचारिक मतभेद थोड़े बहुत हो भी सकते हैं, पर कभी भी एक हाथ कार्यकर्ता को कभी देखा नहीं गया, जैसे अभिनव भारत का कार्यकर्ता पकड़ा गया, या फिर जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो इनके ही लोग पकड़े गए। तो ये कानून को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, इसी वीक में जो जन सुरक्षा कानून महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित हुआ है, ये जी कानून अपने आप में संविधान खत्म करने की शुरुआत है। लगभग खत्म ही हो गया है। हमारे पास संविधान का एक ही अधिकार बचा था, बोलने का अधिकार, और बोलने का अधिकार, एकत्रित होने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार यदि इस कानून के माध्यम से निकाल लिए जाते हैं तो संविधान खत्म ही हो जाता है। और हमारे लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि वो लोग डिक्लेयर करें कि संविधान खत्म हो गया। हमारे जी लोगों को अभी तक इस कानून की सीरियसनेस जो है अभी तक पता नहीं चल रही है। हमारे लोग वेट कर रहे हैं कि वो लोग पत्रकार परिषद लेके घोषित करे कि तुम्हारा संविधान खत्म हो गया है। तो ये है नहीं। एक्चुअल में संविधान जो है उसका जो सबसे बड़ा फायदा हम लोग को हुआ था कि हम लोग संगठित कर पा रहे थे, लोगों को बोल पा रहे थे लोगों से, और लोगों को अपनी भावनाएं समझाकर साथ लेकर अपना आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, अपनी मूवमेंट चलाना चाहते थे। तो जन सुरक्षा के नाम पे वो कानून बना के वो लोग हमारा जो अधिकार, मूलभूत अधिकार था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है लगभग। और खत्म करने के बाद अभी ये सारी घटनाएं जो है ये चालू हो गई। खत्म होने के बाद ही ये सारी घटनाएं जो है, इसके लिए मैं इसको मेरे स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि ये टेस्टिंग है कि जी क्या हो सकता है इसके बाद। तो ये उस तरीके से ये लोग जो है हमको रोकना चाहते हैं, और रुकने वाले तो हम लोग है ही नहीं ऐसे भी। ना बामसे पे रुकने वाला है, ना संभाजी ब्रिगेड रुकने वाला है, ना कोई मूवमेंट रुकने वाली है। कानून चाहे कोई भी हो, हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने, जैसे आपने भी कहा कि ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में किसी भी कार्यकर्ता को आज तक, जो एक नया वर्ड इन लोगों ने लाया था भीमा कोरेगांव के बाद, अर्बन नक्सलाइट करके, तो अर्बन नक्सलाइट करके जिस वर्ड को ये लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस तरीके के आज तक किसी को भी ये लोग किसी भी तरह का आरोप जो है वो सिद्ध नहीं कर पाए। भीमा जी कोरेगांव की केस में भी जिन लोगों को इन्होंने अंदर डाला था उन पे भी ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये अर्बन नक्सलाइट, ये वर्ड जो है, ये वर्ड गुमराह करने वाला अपने आप में एक वर्ड है। अर्बन नक्सलाइट की जगह पे ये लोग केवल मात्र ये चाहते हैं कि हम लोग इनका नाम लेके जो समाज में प्रबोधन हो रहा है। तो मैंने शायद से आपको लास्ट मेरा इंटरव्यू में भी कहा था कि अभी शिंदे सर मुंबई के ही है, तो हम लोग को पता है कि मुंबई में हम लोग चर्चा यदि करना चाहते हैं तो हम लोग लोकल ट्रेन में हम लोग भी टेस्ट करते हैं। मैं भी जाते हुए लोकल ट्रेन में जब भी आमने सामने 3-3 लोग बैठते, 6 लोग बैठते, तो मैं ऐसे ही बात करते करते एक बात कह देता हूँ, ये वामन को आराम को रास्ता, तो बाकी 5 लोग गाली देना चालू कर देते। तो ये जो परिवर्तन आया है समाज में, ये जो परिवर्तन आया है, इसको वो रोकना चाहते हैं। जी ब्राह्मण को ब्र नहीं कहने का जो अ, आज तक का रिवाज था, वो रिवाज वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ कोई ब्र ना निकाले। इसके लिए वो कानून लाया गया है। ये जन सुरक्षा कानून है ही नहीं, ये ब्राह्मण सुरक्षा कानून है। जी आप बहुत कि बड़ी ब्राह्मण के बात कह खिलाफ रहे जो हैं। आज हम लोग डायरेक्टली ब्राह्मण ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल के बोलने वाली जो मूवमेंट है, ये दोनों ही मूवमेंट है। जो ब्राह्मण को डायरेक्ट ब्राह्मण कहती है, बाकी लोग उसको मनुवादी कहते हैं, बाकी लोग उसको ब्राह्मण्यवादी कहते हैं, बाकी लोग उसको कुछ अलग नाम से जानते हैं। केवल मात्र बामसेफ, छत्रपति क्रांति सेना और संभाजी ब्रिगेड, ये जो संगठन है, ये पर्टिकुलर संगठन है जो ब्राह्मण को ब्राह्मण कह के डायरेक्ट बात करती है। तो उनको अर्बन नक्सलाइट को नहीं रोकना है, उनको इन संगठनों के माध्यम से जो प्रबोधन का काम हो रहा है, जो लोगों को जागृति का काम हो रहा है, उस काम को लोग लगाम लगाना चाहते हैं, उस काम को रोकना चाहते हैं, इसलिए ये कानून आया। जी सर, आपने बोला कि 4 से 5 लोग, हम लोग 5 लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या, आपकी जो पॉपुलेशन है वो 85% है, और आप खड़े हो गए एक साथ, तो उनको डर नहीं लगेगा? तो उनको मालूम है कि इस एरिया में 4 ही रहते वो लोग और आप 5 से अधिक रहते,
तो इसीलिए तो नहीं वो बोल रहे कि आप 5 लोग इकट्ठा मत हो, शिंदे सर। यस यस, ये बहुत जरूरी है कि हमारे सारे अधिकार छीन गए, ये आपको अभी तो उन्होंने कानून में लाया है। ये कानून में क्यों लाया, मैं थोड़ा सा महाले जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये क्यों हुआ सर जी। जन सुरक्षा, इससे पहले आप अगर देखोगे पिछले साल में उन्होंने एक प्राइवेटाइजेशन का लाया था, जितने भी सरकारी भर्ती है वो प्राइवेट में करनी। उस वक्त संभाजी ब्रिगेड के 7-8 लोग मंत्रालय में घुसे थे जी मंत्रालय में घुसे थे, और रोहिदास पाटिल जी के ऑफिस के सामने पत्रक उठाए थे, मैं खुद था उसमें। हमको पुलिस पकड़ के लेकर गई, अंदर डाल दिया, और रात को ही छोड़ दिया उन्होंने। जी तो ऐसे आंदोलन हम और करेंगे, जन सुरक्षा के खिलाफ भी हमारे आंदोलन होने वाले ऐसे। उससे पहले उन्होंने कानून बना डाला। जी। और ये है सरकार मतलब, के विरोध में नहीं हमें होना अंदर डालने चाहिए, के लिए उन्होंने किया है। सरकार के विरोध में नहीं होना भाजपा ने चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में सरकार का नहीं तो बाजू वाले देश का विरोध करेंगे क्या? हाँ, मतलब समझ ये तो में है। नहीं आता कि श्रीलंका है या भूटान है, चाइना है, उनका विरोध करने जाएंगे क्या? गलत करेंगे तो चाइना ने किया। तो ये सारी जो समस्या हम लोग देख रहे हैं सर, तो ये इतनी इनकी मुजोरी बढ़ गई, या इतने मतलब तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है समाज में। जबकि अभी अगर सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो 99% बीजेपी के विरोध में सोशल मीडिया घूम रहा है आज महाराष्ट्र में। तो फिर भी ये लोग ऐसे कानून करवाना, यानी कहीं पे दंगल का निर्माण करना, या फिर किसी संगठन के नेतृत्व के ऊपर हमला करना, तो उनको मालूम है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या बहुजन समाज के साथ ही ये मुद्दे हो रहे, तो बहुजन समाज हमको चुनकर दे सकता है क्या? और ये इतनी बार चुनकर दे सकता है क्या? तो फिर भी ये डर, मतलब चुनाव के सामने जाने का डर नहीं है इनको। जी शिंदे सर। हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर आप पूरा 99% आप अपोज देख रहे हो, लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर सारे उनके रिच कट दिए गए, तोड़ दिए गए। मेरा खुद के तीनों व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिए गए हैं, रीजन नहीं बताया जा रहा है। मेरे जो मुझे 108 व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया है तुरंत बाहर, मेरा व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया गया है। यही सेम मेरा लोकसभा इलेक्शन से पहले 6 महीने मेरा नंबर बंद कर दिया था उन्होंने। अभी फिर से पिछले महीने मेरा तीनों व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिए गए हैं। 108 ग्रुप से मुझे भारत के, यहाँ मेरे सिर्फ महाराष्ट्र के ग्रुप नहीं, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से 108 ग्रुप में हूँ मैं, वहां से मुझे बाहर निकाला गया है। तो उस वक्त अभी हमारे पास दूसरा कुछ चांस ही नहीं रास्ते पर उतरने के सिवाय। हमारे पास अभी सोशल मीडिया हमारा बंद कर दिया गया है, व्हाट्सएप बंद कर दिया गया है। फेसबुक के ऊपर आप रीच देखो, पहले जो हजार रीच आते थे, आज 35-40 रीच हो गए, 35-40 लोगों के पास पहुंच रहा है मैसेज। ये पूरा रीच तोड़ दिया है। पहले सोशल मीडिया तोड़ा, अभी रास्ते पर उतरने का जो एक अधिकार था वो भी इस जन सुरक्षा अधिकार की वजह से तोड़ दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बचाओ, ब्राह्मण सुरक्षा अधिकार है, तो यस, ब्राह्मण सुरक्षा अधिकार है, ये संघ सुरक्षा अधिकार है, ये भाजपा सुरक्षा अधिकार है, ये इसकी वजह से उन्होंने ये किया हुआ है। जी महाले सर, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि जब उनको पता है कि मतलब चुनाव के वक्त लोगों के सामने जाना है, फिर भी ये डर उनमें नहीं दिख रहा है, तो क्या रीजन है? तो इसका रीजन जैसे आप सब जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो लोग हमारे वोट पे डिपेंड नहीं है। अभी वो लोग ईवीएम के माध्यम से सारे चुनाव कर रहे हैं, हर चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, और वो उनको जो डर होना चाहिए था लोगों का, वो डर उनके दिल से निकल गया है। और ये जो ये कानून जो है, ये कानून भी उनकी जैसे दिया जो रहता है उसको बुझने से पहले जो आखिरी फड़फड़ाहट होती है, तो ये कानून भी उसी तरीके से है। उनको पता है कि उनका अंत नजदीक आ रहा है, उनको पता है कि उनके विचार हारने वाले हैं, उनको पता है कि उनके सामने ही उनके विचारों की जो है वो लड़ाई उनको हारनी पड़ेगी, और आज नहीं तो कल हारनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो लोग आखिरी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश, या फिर इस तरीके के कानून लाकर हमको बोलने से रोकने की कोशिश, या फिर आंदोलन करने से रोकने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। ये दिए की आखिरी फड़फड़ाहट है, ऐसे मैं मानता हूँ। और हमारे वोट पे वो डिपेंड नहीं है। हमारे लोगों को सारे आंदोलन एक साइड करके, यदि हम लोग ईवीएम के खिलाफ के आंदोलन में एक हो जाते हैं, तो शायद से हम लोग और तीव्र गति से
इस मूवमेंट को जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और सामने वाली जो विचारधारा है उसको हमारे आंखों के सामने परास्त कर सकते हैं। जी हमारी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई केवल मात्र अस्मिता की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यदि हम लोग सच्ची में लड़ना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग एक साथ आके ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को एक कारगर रूप दें और ईवीएम के खिलाफ की लड़ाई को मजबूत करके आने वाले किसी भी चुनाव से पहले यदि हम लोग ईवीएम के खिलाफ अपनी लड़ाई मजबूत कर लेते हैं और ये प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, प्रेशर गुट बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद आने वाले समय में हम लोग और अधिक अच्छी तरीके से अपने आप को और इस विचारधारा को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। जी, हमने इस चर्चा में मोटे तौर पर जो मुद्दे होते हैं वही लिए। खासकर चर्चा इस पर घूम रही है कि शिवाजी महाराज का मतलब आदर सम्मान लेकर जी लगाया नहीं लगाया, इस पे उन्होंने डिबेट चालू किया था। लेकिन जो खास बात मुद्दा प्रवीण दादा गायकवाड़ जी ने हमको दिया, उसी खास मुद्दे पे हमने बातचीत की और उस बातचीत से हमें ये पता चला कि ये जो सारे लोग हैं वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीते हैं, इसीलिए बहुजन समाज के ऊपर इतने ज़्यादा अन्याय अत्याचार हमले हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस बहुजन समाज पे ये हमले हुए हैं और जो अपने आप को मतलब इस समाज का नेतृत्व करने वाले लोग समझते हैं या फिर पुरोगामी विचार के लोग समझते हैं, तो अपना अहंकार बाजू में रखकर जो असली लड़ाई है उस असली लड़ाई पर ये सारी संगठनाएं एक साथ काम करती है या नहीं, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक ये लड़ाई शुरू नहीं होती। तो आप दोनों ने यहाँ पर आके हमसे जो बातचीत की, अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया, उसके लिए आप दोनों का, खास करके संभाजी ब्रिगेड से शिंदे सर है, छत्रपति क्रांति सेना से मनोज महाले सर है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बातचीत की। धन्यवाद। जय जिजाऊ। जय जिजाऊ। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम।